नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के भूमि संबंधी कानून यानी कि CNT एक्ट और SPT एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उसके उत्तर को। ये जो आज का जो ये प्रश्न उत्तर का जो क्लास है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा सिलेबस है झारखंड के JPSC का, तो उस सिलेबस पे अभी सिर्फ एक बार ही एग्ज़ाम हुआ है। तो उस आधार पे ये बता पाना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ने होंगे और देखना होगा कि क्वेश्चन जो है वो टैली करता है आने वाले एग्जाम्स के लिए या नहीं। क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम पूरे डिटेल में अभी इसकी पढ़ाई कर सकें, तो क्यों ना हम इसे क्वेश्चंस के माध्यम से ही देखें। और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है और जो बुक्स में जहाँ कोई कोई बुक्स में जो दिए हुए हैं मैं उनका कलेक्शन करती हूँ, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम से किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 1862 में किसके नेतृत्व में भुईहरी भूमि तथा मंझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भुईहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था बाबू रखालदास हलधर के नेतृत्व में भुईहरी भूमि तथा मंझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु सर्वे। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर भूस्वामी तथा काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम है ये 1897 ईस्वी में पारित किया गया। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है वो यहाँ पे इसका आंसर गलत है, यहाँ पे 1949 हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 ईस्वी में पारित हुआ। फिर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया। फिर नेक्स्ट आता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका जो है वो जॉन H. हाफमैन ने तैयार किया था। फिर नेक्स्ट आता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो कुल 19 अध्यायों में विभाजित है। फिर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल 271 धाराएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? तो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य है जो भूमि संबंधी विवाद हैं उनका निपटारा करना। नेक्स्ट है, CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोड़कर। यानी कि कृषक किसी जो भूस्वामी है उसके अतिरिक्त अगर किसी अन्य कृषक द्वारा जो भूमि तैयार की जाती है उसे कोड़कर भूमि कहा जाता है। 10वां नंबर है, वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्हें पुनर्ग्राह्य भूधृति कहते हैं। पुनर्ग्राह्य भूधृति। 11वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अनअधिभोगी रैयत है। अनअधिभोगी रैयत क्या है? तो रैयत का एक प्रकार है अनअधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत और अनअधिभोगी रैयत, ये है रैयत के प्रकार। 13वां नंबर क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो उसे भूधारक कहा जाता है। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है तो CNT एक्ट के तहत उसे भूधारक कहा जाता है। 14 नंबर है, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो
उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो इसे मुंडारी खुटकट्टीदार कहा जाता है। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे सीएनटी एक्ट में मुंडारी खुटकट्टीदारी कहा जाता है। 15 नंबर है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूइहर को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो जो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 है, उसके तहत जो रजिस्टर तैयार हुआ था उसमें शामिल भूमि को 12 वर्षों तक धारण करने पर भूइहर को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। 16 नंबर है, सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गढ़ा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? तो यह है धारा 24 में दिया हुआ कि सीएनटी एक्ट की जो धारा 24 है उसके तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा जो फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गढ़ा के रूप में प्रयुक्त जोत जो है उसके लिए लगान का भुगतान जो है वो नहीं किया जाएगा। यह है धारा 24 में। अब हम 17 नंबर देखेंगे, सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो सीएनटी एक्ट की धारा 33 के क में जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत यानी निजी जोत या मूल रैयती जोत यानी अधिकृत जोत माना जाएगा? तो यह है धारा 10 में। इसका आंसर हो जाएगा धारा 10। 19वां नंबर है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। तो कितने वर्षों तक कृषि ना किया गया हो? 5 वर्षों तक। अगर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की जो धारा 33 है उसके अंतर्गत कोई बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें 5 वर्षों तक कृषि न किया गया हो। 20वां नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1969 के अंतर्गत पद भूइहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ इसका आंसर मुंडा को दिया हुआ है, लेकिन अगर जेपीएससी के सिक्स जेपीएससी की बात अगर हम लोग करें उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें इसका आंसर भूत खेता दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ये जो है इसमें मुंडा, उरांव आदि सभी को शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत भूइहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो इस बुक के अनुसार मुंडा है, लेकिन इसमें मुझे कंफ्यूजन है। आप इसे देख लेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां न तो मूल रैयत और न ही मुखिया हो। तो यानी कि जहां मूल रैयत और मुखिया ना हो उसे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के रूप में जाना जाता है। 22 नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? तो यह है धारा 46। धारा 46 के अंतर्गत जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है उसके धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है। 23 है, धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष है। इसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि 12 वर्ष। इसका धारा 46 के तहत बेदखली के समय 12 वर्ष यानी बेदखली का समय है 12 वर्ष, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति यानी 12 वर्ष के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण जो है वो परिपूर्ण होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, हिल असेंबली प्लान। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो ये किया गया था क्लीवलैंड के द्वारा। हिल असेंबली प्लान क्लीवलैंड के द्वारा किस लिए? तो आदिवासी उन्नति के लिए। 25 नंबर है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद
कैसा होगा? तो अहस्तांतरणीय होगा। जो मुखिया का पद होगा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत, तो वो अहस्तांतरणीय होगा। फिर नेक्स्ट है 26 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत डैश वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत 20 वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे 20 वर्ष होगा। 27 नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो 5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है 28 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत डैश वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भूगत बंधक कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्षों। यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत जो है 15 वर्षों से कम अवधि, ये कम 15 वर्षों से किसी कम अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भूगत बंधक कर सकता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था जब हम लोगों ने धारा 46 पढ़ा था उसमें। फिर नेक्स्ट है, अब है 29 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो ये है धारा 47। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 47 के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यानी कि न्यायालय को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि वो किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु आदेश पारित नहीं कर सकता है। 30वां नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा जो है लगान का भुगतान किया जा सकता है, धारा 53 के तहत। 31वां नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर भारित किया जा सकता है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा जो 58 है उसमें उसके तहत जो बकाया लगान है उस पर जो अधिकतम वार्षिक दर का जो साधारण ब्याज लगेगा वो लगेगा 6.25 यानी 6.25%। 32 नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो यह है धारा 63। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63 में काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर भूस्वामी जो है वो भूस्वामी को दंड का प्रावधान किया जाएगा। यह धारा 63 में दिया गया। फिर 33 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? तो ये जो प्रावधान है बंजर भूमि को बंदोबस्त, राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती का, ये है धारा 63 का क में दिया गया। धारा 63 का क। धारा 63 में है भूस्वामी अगर अवैध रकम वसूलता है लगान या उसके ब्याज के विरुद्ध तो उस पे जो दंड दिया जाएगा वो 63 में है, और 63 के क में है कि राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये दिया गया है धारा 63 का क में। 34 नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? तो कोड़कर का तात्पर्य है कोड़कर तैयार की गई भूमि। कोड़कर तैयार की गई भूमि। 35 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो धारा 64 के अनुसार जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 64 है उसके अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आएगा 36, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये है 36। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 क के तहत
कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा। क्या कहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की जो धारा 67 का क है, उसके तहत कोड़कर में परिवर्तित अगर कोई भूमि है तो उस भूमि पर कितने वर्षों तक लगान नहीं देना होगा, तो ये है 4 वर्ष। अगर किसी भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया गया है तो उस भूमि पर 4 वर्षों तक लगान जो है वो दे नहीं होगा। अब है 37। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी, काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकता है, तो ये है धारा 82। जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 82 है, उसके तहत जो राज्य सरकार है वो भूस्वामी को, काश्तकारों को या अन्य व्यक्तियों के बीच जो जल का उपयोग है या उसके बहाव हैं उससे संबंधित जो विवाद होते हैं या उन विवादों का समाधान करना है या उसका सर्वेक्षण करना है, तो इसका आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है। यह धारा 82 में दिया गया। अब है 38। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है, तो ये दिया गया है धारा 118 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की जो धारा 118 है उसमें भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। अब है 39। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किस मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है, तो यह है धारा 240। छोटा नागपुर अधिनियम 1908 जो है उसके धारा 240 के तहत किसी मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है। फिर नेक्स्ट है यानी कि 40 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एक जिले में लागू नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको मानना है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया तो यहाँ रांची जिला लिख दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में आप देख लेंगे कि संथाल परगना के जिले को छोड़कर जिन जिलों के नाम दिए गए हैं तो राइट ऑप्शन में वही होगा। फिर 41 है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो उपायुक्त के द्वारा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के जो ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी वो उपायुक्त के द्वारा की जाएगी। फिर है 42, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है। तो क्वेश्चन है मैं एक बार और रीड कर देती हूँ कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है, तो 2/3 जो गांव के रैयत हैं उनकी सहमति आवश्यक है। किसके लिए, तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत। फिर नेक्स्ट है 43, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है। तो जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 12 है उसके अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है। 34, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा, तो यह धारा 15। धारा 15 के अंतर्गत जो है किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपनी जोत में किसी बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार है, यह है धारा 15 में दिया हुआ। फिर आता है नेक्स्ट 45, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा, तो धारा 17। धारा 17 के तहत जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 17 के तहत किसी रैयत को अपनी निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा। फिर है 46, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा
20, यहाँ आंसर 20 है, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। मेरे हिसाब से लगता है कि धारा 23 होना चाहिए। खैर बुक्स में यहाँ 20 दिया हुआ है तो आप इसे मान सकते हैं। मैंने अपना व्यू रखा है कि मुझे यहाँ 23 लग रहा है, तो आप देख लेंगे कि कौन सा सही होगा। नेक्स्ट है 47, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि का बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये है धारा 27। नेक्स्ट है 48, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 यानी 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त जो है वो रद्द की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। यानी कि जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 है उसके हिसाब से 5 वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को अगर आबाद नहीं किया जाता है तो जो बंदोबस्त है उसे रद्द किया जा सकता है। फिर है 49, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता? तो ये है धारा 41 यानी धारा 41 की संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की जो धारा 41 है यानी 41 है उसके तहत किसी पहाड़िया गांव में अगर बंजर भूमि का बंदोबस्त है तो गैर पहाड़िया के साथ इसे नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार जो हुआ पंचायत अधिनियम, जो पंचायत अधिनियम है अनुसूचित क्षेत्रों में, तो 1996 ये कब पारित किया गया था? तो डेट से ही पता चलता है कि 1996 में पारित किया गया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन झारखंड के भूमि संबंधी कानून से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगा, इसलिए इसे मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। अगर ये आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो इसे कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के मैं और भी चैप्टर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके सामने रखूंगी, और इस तरह से मैं जेपीएससी के सिलेबस को लगभग कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।